ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, हम स्वतंत्र हुए और ये सारी कहानी हम सुनते आ रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि 16वीं सदी के पहले इस देश पर मुसलमानों का राज था, मुगलों की शासन व्यवस्था थी और 16वीं सदी में व्यापार के रूप में यहाँ पर अंग्रेज आए और उन्होंने धीरे धीरे करके जो है हमारे देश की औपनिवेशिक संस्थाओं और छोटी छोटी रियासतों से उन्होंने जो है सौदेबाजी शुरू की। उनकी जो भारतीय देशी राजा थे उनकी देशी संपत्ति को खरीदना शुरू किया और धीरे धीरे करके जो है बहुत बड़ा अपना जो अंपायर खड़ा कर लिया। इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अंपायर खड़ा कर लिया और कंपनी का राज हमारे देश पर लद गया। कहानी यहाँ होती है शुरू की, हमारे देश में मुगल शासक हो या मुसलमान शासक हो या हिंदू शासक हो, हम उसे पराधीनता नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे इस भारत देश की माटी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध अनेक धर्म जो हैं इस माटी में पले बढ़े और उनकी शासन व्यवस्थाएं चली। वो अलग बात है कि सरकारी जो तंत्र हैं, प्रशासनिक तंत्रों का अपना अपना एक लहजा है, तरीका है। प्रजातांत्रिक तरीका थोड़ा सा नरम हो जाता है, लेकिन राजतंत्र जो है वो कठोर रहा है और बीते दिनों में जो मुगल कालीन शासन व्यवस्था रही है या उनमें हिंदुओं की व्यवस्थाएं रही हैं, तो राजतंत्र में जो एक स्थितियां होती हैं वो लगभग एक जैसी रही हैं। कभी कोई मुस्लिम सम्राट जो है अच्छा निकला, कभी हिंदू सम्राट अच्छा निकला, कभी मुस्लिम बादशाह जो है आतंकी हो जाता है, कभी हिंदू सम्राट आतंकी होता है। तो ये कहानियां चलती रहीं और हम धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम होते हुए हम ग्रेट ब्रिटेन के गुलाम हो जाते हैं और भारत देश जो है वास्तविक गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाता है। काफ़ी लंबे समय तक, लगभग मैं समझता हूँ कि 100-150 साल तक जो है हमारी गुलामी की आदत पड़ चुकी थी। पर उन पढ़े लिखे लोगों ने, उन जागरूक लोगों ने इस तरफ देखा, इस तरफ विचार किया, इस तरफ सोचा, इस तरफ समझा और इसकी पहली चिंगारी 1857 की क्रांति से धधक उठी। उस समय महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब और न जाने देश के कितने शासकों ने अपनी जान की कुर्बानी लगाई और इस संघर्ष को एक अंजाम तक, एक अच्छे परिणाम तक ले जाने में असफल रहे। और फिर 1857 की क्रांति से ये बगावत का दौर प्रारंभ हुआ और ये 90 साल तक चला। ये संघर्ष अंग्रेजों के विरुद्ध 90 वर्ष तक चलने वाले इस संघर्ष में दो पक्ष हो गए, एक गरम दल हो गया और एक नरम दल हो गया। गरम दल के वो वीर सिपाही चंद्रशेखर आजाद, भगत सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां और ना जाने अनेकों नाम जो हैं इस सूची में शामिल हैं, जो हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर गए देश के लिए, अपना जीवन जो है देश के लिए न्यौछावर कर गए, फांसी पर झूल गए। और एक दूसरा पक्ष होता है नरम दल का, जो इस बात को भली भांति समझते थे कि अंग्रेजों से संघर्ष हम करेंगे तो हमें केवल एकजुट होकर के और प्रजातांत्रिक तरीके से हमें संघर्ष करना होगा। हम बंदूक की तलवार से, हम अपने शारीरिक बल की क्षमता के आधार पर जो है अंग्रेजों से इसलिए लोहा नहीं ले सकते क्योंकि वो हर दृष्टिकोण से वो हमसे श्रेष्ठ हैं, हमसे बलवान, हमसे शक्तिशाली हैं। ऐसी स्थिति में हमें एक जनसैलाब की जरूरत थी, हमें एक बड़ी विश्वव्यापी क्रांति की जरूरत थी और ऐसा ही हुआ। 90 साल तक जिन क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की आहुतियां दी, आते आते द्वितीय विश्व युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस तक का नाम जो है इस श्रेणी में हम लेंगे। खुदीराम बोस इसके पहले जो है कुर्बानी दे चुके होते हैं और एक पक्ष जो दूसरी तरफ एक जनसैलाब के माध्यम से बगावत करता है।
शांति मार्च के हिसाब से जंग करता है और अंततोगत्वा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है और इस तरह से महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश को आज़ादी मिल जाती है। ये एक साधारण सी बात है, हमको ऐसा लगेगा, क्योंकि हम आज जिस आज़ादी में रह रहे हैं, हम आज जिस आज़ादी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हमको पता नहीं है कि इस सहज जीवन यापन के पीछे कितने रक्त रंजित भारतीयों से ये हमारे देश की माटी जो है सनी हुई है। ना जाने इसमें कितने शहीद, इसमें कितने युवाओं ने अपने सर कलम करवा दिए और हम इनके बलिदानों से, इनके त्याग से, इनकी तपस्या से हम आज़ाद हो गए, हम स्वतंत्र हो गए। और इसके बाद फिर 1947 के 15 अगस्त से हमने जो है एक विजय उत्सव मनाना शुरू किया और हम आज तक 75 साल बाद भी हम यह विजय उत्सव मना रहे हैं। विगत दिनों में एक औपचारिक रूप में हमने देखा है कि ये स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाता रहा है और लगभग देखा जाए तो ये केवल शैक्षणिक संस्थाओं तक सिमट कर रह गया है ये उत्सव, और ये उस सरकारी अमलों में कुछ थोड़ा बहुत हम देखेंगे। बाकी इसकी जो वास्तविक विजय उत्सव की जो स्थितियां हैं वो लगभग औपचारिक रूप से होती रही हैं। बहरहाल हम 2022 में हैं और 2022 में हम अलग ढंग से इस आज़ादी के उत्सव को मना रहे हैं। तो इस दिवस में हमने उन अमर शहीदों को याद करना होता है जिन्होंने अपने खून से इस भारत माता की चुनरी लाल करी है, भारत माता की इस सोनी मांग को खून से भरा है। हम उन अमर शहीदों को इस पावन दिवस में याद करते हैं, पर मजबूरी बस करते हैं तो ये यहाँ पे दुर्भाग्य होता है, क्योंकि देश के अंतिम छोर तक हमें नहीं पता कि ये बात पहुंच सकी है। अभी हम भारतीय ग्रामीणों में पहुंच जाते हैं तो हमको सुनने में मिल जाता है कि इससे अच्छी तो अंग्रेजों की व्यवस्था थी, कम से कम वो में आदमी डरा तो है। तो ये इस टाइप के जो हैं हमें कोटेशंस सुनने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस स्टम्प का अभी खेल अलग चल रहा है। हमें एक शेर याद आता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। शायर फिराक गोरखपुरी की 2 पंक्तियां भी हम यहाँ रखेंगे कि लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नामे आज़ादी। तो ये इस तरह से हमने आज़ादी प्राप्त कर ली, स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। इस वर्ष भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हम अब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो भारत सरकार की पहल है। यह महोत्सव भारत के उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने भारत को अपनी विकासवादी यात्रा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू हुई, जिसने हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू की और 15 अगस्त 2023 को 1 साल के बाद ये यात्रा समाप्त होगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया हुआ है। हर घर तिरंगा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए, इसे फहराने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान चलाया। राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा संबंध हमेशा व्यक्तिगत से अधिक औपचारिक और संस्थागत रहा है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में एक राष्ट्र के रूप में ध्वज को सामूहिक रूप से घर लाना इस प्रकार न केवल तिरंगे से व्यक्तिगत संबंध का एक कार्य बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी बन जाता है। इस पहल के पीछे का विचार लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जगाना और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। आप सभी देशवासियों को ज्ञात होगा कि हम 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं और 26 जनवरी को हम तिरंगे को फहराते हैं। तो ध्वजारोहण की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो ये है कि हम ध्वज स्तंभ से
नीचे जो है पहले से हम उसमें पुष्प इत्यादि बांध के रख देते हैं, रोली चंदन इत्यादि से उसको बांध के और स्तंभ पर चोटी पर ले जा करके और फिर उसे खोल देते हैं। तो इस ढंग से उसे बांधा जाता है कि वो ऊपर जाके जो है वो खुलता है स्वतः। तो ये थोड़ी सी सावधानी रहती है। और ध्वज फहराने संबंधी कुछ ज़रूरी बातें हैं जो प्रत्येक भारतीय को अपने संज्ञान में रखना चाहिए। उनमें जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तिरंगा झंडा कहीं भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। ध्वज दंड सीधा और मजबूत होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय उसके रंग क्रम का ध्यान रखें। केसरिया रंग ऊपर होता है तो हमें केसरिया रंग ऊपर रखना है। ध्वज सम्मान की स्थिति में हो, झुका हुआ नहीं होना चाहिए। ध्वज पर अन्य कुछ भी लिखा या छपा हुआ नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के साथ अन्य कोई ध्वज बराबर ऊंचाई पर अथवा राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर नहीं होना चाहिए। ध्वज फहराने के बाद ध्वज को समेटकर सम्मान के साथ संभाल कर घर पर ही रखें। इसे इधर उधर सड़कों पर या कचरे में ना फेंकें। संविधान में व्यवस्था है कि प्रातः सुबह 7 बजे से हम ध्वजारोहण करते हैं और शाम के पहले हम ध्वज को स्तंभ से उतार लेते हैं और उसे व्यवस्थित जो है ससम्मान रख देते हैं। यह इसका जो है आज भी सरकारी प्रावधान है और इस प्रावधान के अनुसार ही आपको परिपालन करना है। वो अलग बात है कि अभी हर घर तिरंगा में इस बात को जो है रियायत दी गई है, छूट दी गई है। आप निरंतर दिन रात जो है अपने घर पर 4-5 दिन तक जो है ध्वज को तिरंगे को लगाए रख सकते हैं और उसके बाद फिर उसे उतार कर आप व्यवस्थित स्थान पर सुरक्षित रखेंगे। यदि वह कट फिट जाता है तो उसका ससम्मान जो है स्थान पर रखा जाना ज़रूरी है। उसे गली कूचे में फेंकने की गलती नहीं करना है। ये आम आदमी के लिए बता रहा हूँ जो हर घर में तिरंगा लगाने वाले हैं और जिनने लगा रखे हैं। यदि ध्वज क्षतिग्रस्त हो जाता है, कट फट जाए तो उसे सम्मान के साथ निपटान करें। और ध्वज का सम्मान देश का सम्मान है, इस बात का आपको भली भांति समझ लेना है। इसमें आपको कोताही लापरवाही नहीं बरतनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अंग्रेजों की दास्तां से भारत देश को आज़ादी दिलाने वाले उन अमर शहीदों के बारे में अगर आज बच्चा बच्चा जान सका है, अगर उस संघर्ष को हम सब जान सके हैं, तो इसमें जो अहम भूमिका है वो लेखकों की रही है। सबसे पहले उन लेखकों ने हम तक पहुंचाया, उन कवियों ने हम तक पहुंचाया, पर इसकी व्यापकता कम रही। तो सर्वप्रथम मैं श्रेय देना चाहूँगा उन कवि महानुभावों को, उन लेखकों को जिन्होंने आज़ादी के एक एक पल को अक्षरों में पिरो दिया और हम तक पहुँचाया। तो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हम उन कवि और लेखकों के उस कलम की ताकत को सलाम करते हैं, नमन करते हैं। और इसके बाद फिर हम अगला नाम लेंगे बॉलीवुड का। फिल्मों की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आज़ादी की लड़ाई 1947 के पहले लड़ी गई, लेकिन बॉलीवुड आज भी लड़ रहा है, फिल्में आज भी लड़ रही हैं और हम तक पहुंचा रही हैं वो संघर्ष को, उस कहानी को जिससे हम अछूते थे, जिससे दुनिया अछूती है। तो इस तरह से हम बात करते हैं बॉलीवुड की। वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 76th इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August 2022 this year. The Har Ghar Tiranga campaign has also been started as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav by Government of India to encourage people to bring the Indian flag home to host it. हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं और इस वर्ष 75 साल पूरे हो रहे हैं। पर भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान फिल्मों की बात करना लाजमी है, जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष को हम तक पहुंचाया। इन्हीं फिल्मों के जरिए हम 75 सालों से आज़ादी की लड़ाई
समझ सके, आज़ादी का संघर्ष समझ सके, आज़ादी के दीवानों की बहादुरी और दिलेरी की दास्तां सुनते आए हैं। हमने फिल्मों के जरिए ही आज़ादी के आंदोलन के हिंसक और अमन पसंद पहलुओं को जाना। देश को आज़ादी तो 1947 में मिल गई थी, लेकिन सिनेमा ने इस लड़ाई को आज तक जारी रखा है और हम इस लड़ाई के प्रत्येक पहलू को आज जान पा रहे हैं, जिससे हम आज़ादी के संघर्ष में हुए बलिदानों से परिचित होते जा रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले 1965 में आई फिल्म शहीद के बारे में। भगत सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म की कहानी एवं भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त ने लिखी थी। इस फिल्म में अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के गीत थे। मनोज कुमार ने इस फिल्म में शहीद भगत सिंह का जीवंत अभिनय किया था। मदर इंडिया 1957 में आई मदर इंडिया एक भारतीय महिला के संघर्ष की शानदार दास्तां है। ये फिल्म आपकी आंखें नम कर देगी। फिल्म की कहानी राधा के संघर्ष, बलिदान और सम्मान की है। साथ ही ये फिल्म कहीं न कहीं उस आज़ाद भारत की कहानी भी है जो अंग्रेज़ों की दास्तां से छुटकारा पाना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था आदमी। फिल्म के एक सीन में राधा को भारत माता के तौर पर दिखाया जाता है, जो किसानों से देश के निर्माण की अपील करती है। ये पहली भारतीय फिल्म थी जो ऑस्कर में नामित हुई थी। फिल्म में नरगिस दत्त ने राधा का किरदार निभाया था। गांधी 1922 में रिलीज हुई इस फिल्म में महात्मा गांधी का रोल विदेशी एक्टर बेन किंग्सले ने निभाया था। इनके अलावा मार्टिन शीन, जॉन मिल्स, ट्रेवर हॉवर्ड भी थे। एक्ट्रेस रोहिणी हट्टंगडी हैं। फिल्म में विलेन का रोल अलेक पद्मसी और एडवर्ड फॉक्स ने प्ले किया है। फिर अगले श्रृंखला में बात करते हैं बॉर्डर की। 1997 में रिलीज हुई यह फिल्म भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए लोंगेवाला के युद्ध पर आधारित है। भारत के 120 जवानों ने पाकिस्तानी फौज को धूल चटा दी थी। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। जब आज़ादी पर फिल्मों की बात हो और भगत सिंह को याद न किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2002 में रिलीज हुई इस फिल्म में मुख्य किरदार अजय देवगन, सुशांत सिंह और डी संतोष ने निभाया था। फिल्म की एक्ट्रेस अमृता राव थी। फिल्म भगत सिंह की जिंदगी पर आधारित थी। बात करते हैं अगली फिल्म की, जिसने आज़ादी के संघर्ष को दिखाया। मदर इंडिया के बाद ऑस्कर में जाने वाली भारतीय फिल्म थी। 2001 में आई लगान। फिल्म की कहानी भी अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के संघर्ष की कहानी थी। बॉक्स ऑफिस पर लगान को जबरदस्त कामयाबी मिली थी और एक अद्भुत फिल्म रही आमिर खान की। फिर बात करते मंगल पांडे द राइजिंग। ये फिल्म 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित थी। मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। रंग दे बसंती 2006 में आई आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। इस फिल्म ने युवाओं में देशभक्ति का जज्बा भर दिया था। 2019 में रिलीज हुई फिल्म केसरी सारागढ़ी के युद्ध पर आधारित है। यह युद्ध ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सैनिकों और 6000 से ज्यादा अफगानी पश्तूनी कबीलों के बीच हुआ था। और इस श्रृंखला में इन फिल्मों से जुड़े वो अमर गीत हैं जिन्होंने फिल्म के निर्माण से लेकर के खुद के निर्माण से लेकर के आज तक लोगों के दिलों में एक भावना, एक देश प्रेम की जो अलख जगाई है वो अमिट है। और आज भी अगर हम ऐसे गीत सुनते हैं, वो चाहे रफ़ी साहब के हों, चाहे प्रदीप जी के हों, चाहे मन्ना डे के, मुकेश दा के हों और चाहे महेंद्र कपूर के हों, वह गीत जब हमारे कानों में आते हैं तो हमारे अंदर एक नया जोश और देश के प्रति जो हमारा जज्बा है वो खड़ा होने लगता है। हमारे अंदर के जो राष्ट्र प्रेम के भाव हैं वो ऐसे प्रस्फुटित होने लगते हैं मानो आषाढ़ में पहली बरसात के बाद जिस तरह से ज़मीन से अंकुरण दिखने लगते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर से जो है देश के प्रति प्रेम भाव उमड़ने लगता है। तो इस श्रृंखला में जो गीत हैं वो इस प्रकार हैं। ए वतन
है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। ऐ मेरे वतन के लोगों, हिंद देश के निवासी हम सब एक हैं। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन है, माथे पे बिंदिया, इट्स हैपन्स ओनली इन इंडिया। और संदेशे आते हैं, संदेशे जाते हैं। मेरो देश है केसरिया, ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश को यारो क्या कहना। इतनी लंबी फेहरिस्त है, पर इन गीतों में आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इस तरह से जो बॉलीवुड का हमारे इस आज़ादी के क्षेत्र में योगदान है, उसको भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब हम बात करते हैं भारत की वास्तविक परिस्थितियों की। आज हमारा भारत देश कई समस्याओं से जूझ रहा है, और इन समस्याओं के चलते भारत की जो विकास की गति है वो इतनी धीमी है कि अभी हम 75 सालों में देखेंगे कि हम कितने कदम बढ़े हैं, कितने कदम हम आगे बढ़े हैं। तो इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, सहजता से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। देश का इन 75 सालों में अगर हमने वास्तविक अध्ययन देखा है, तो उन तमाम समस्याओं में से हम कुछ यहाँ पे छांट कर उन विशेष समस्याओं पर विचार करेंगे, जो निश्चित तौर पे हमें इस बात का इशारा करती है कि हमें देश में अभी बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है, बहुत बड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मैं बिंदुवार चर्चा करता हूँ। मैं सबसे पहले बात करूँगा नशे की बात। भारत देश में नशे की ऐसी लत लगी हुई है कि आज जिस तरह से आप भारत में आपराधिक प्रवृत्तियां देख रहे हो, उसमें नशे का बहुत बड़ा हाथ है। शराब, स्मैक, अफीम, हेरोइन, तंबाकू, सिगरेट, भांग, चरस, गांजा, ऐसा कौन सा नशा नहीं है जो अवैध रूप से यहाँ चल रहा है भारत देश में। और ऐसी स्थिति में जितने प्रयास हैं वो नाकाफी। आपको ताज्जुब होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई रिपोर्ट बताती है कि चीन ने सिगरेट पीने के मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। पूरी दुनिया में करीब 1 अरब स्मोकर्स हैं। WHO की रिपोर्ट बताती है कि चीन में स्मोकर्स की कुल संख्या अन्य सभी विकासशील देशों के स्मोकर्स की संख्या से ज़्यादा है। भारत का 7वां नंबर है। पर अन्य नशाखोरी में देखेंगे तो भारत का एक बहुत बड़ा जो तबका है वो नशे में लिप्त है। इससे भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है वो चरमरा रही है, भारतीय संस्कृति का पतन हो रहा है। बात हम दूसरी बुराई की करते हैं जो अब बड़े पैमाने पे बढ़ गई है। चाहे उसमें हम बॉलीवुड का दोष कहें, चाहे हम अपने भिन्न भिन्न कल्चर्स का दोष कहें कि जो आपस में मेल जोल के कारण उनमें कुछ चेंजेज आए हैं, पर ये निश्चित तौर पे है कि पूंजीवाद के चलते जो है इस भारत देश में स्त्री को अभी वह सम्मान का दर्जा नहीं मिला है, और देह व्यापार जो है बड़े पैमाने पे चल रहा है। कबूतरबाजी में बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर लोग लिप्त रहे हैं। ऐसी स्थितियां बनी हैं, बड़े बड़े साधु सन्यासी इस दुष्कर्म में लिप्त रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य, ये दूसरी बुराई है जिसमें बहुत ठोस कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। अभी बहुत पीछे हैं हम इन सुधारों में। आज एक मोबाइल में एक छोटे से गैजेट्स में जो है दुनिया समाहित हो गई है, पर हमारा आज भी जो भी इंटरनेट्स की जो लिंक्स होती हैं, उन लिंक में हमारा आज भी भारतीय सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।
जो वास्तविक नियंत्रण है वो कहीं और होता है। ऐसी स्थिति में इस दृष्टिकोण से भी इस क्षेत्र में बड़े प्रयासों की जरूरत है। साइबर क्राइम जो है इस दिशा में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं और सबसे बड़ी बात इसमें भी हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं और कई बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े अभिनेताओं के इसमें नाम आते रहे हैं और जाते रहे हैं। बस ये सिलसिला चलता है। हम बात करते हैं इसमें अब तीसरी बुराई की जो भारत देश में लदी हुई है और वह है दलाली व्यवस्था। आज आप किसी भी सरकारी महकमे में चले जाएं, सरकारी विभाग में चले जाएं, वहां आपको एक दलाल बैठा हुआ मिलेगा। रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको टिकट कटाने के लिए दलाल मिलेगा। आप अस्पताल में जाएंगे तो आपको एडमिशन में दिलाने के लिए एक दलाल मिलेगा। आप कचहरी में जाएंगे तो आपका जो है खसरा बीवन की नकल निकलवाने के लिए दलाल मिलेगा। अगर आप न्यायालय में जाएंगे तो आपको वहाँ वकील के अलावा भी एक दलाल मिलेगा जो आपको वकीलों की जो है सेटिंग बनवाएगा, एटसेट्रा। जो है इस तरह से कहने का आशय, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाएंगे तो वहाँ दलाली व्यवस्था है। वहाँ सब माफिया बैठे हैं। जहाँ जिस धंधे में, जहाँ जिस रोजगार में आप घुसेंगे वहाँ दलाली व्यवस्था है और यह व्यवस्था जो है भारत देश का एक गुण है। ये बहुत बड़ा करप्शन, भ्रष्टाचार जो है ये इसमें संलिप्तता है भारत की और ये तीसरी सबसे बड़ी बुराई है जिसको हटाए जाने की जो है पुरजोर कोशिश की जानी चाहिए। चौथी बुराई की हम बात कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत मसला नहीं है, पर ग्रह नक्षत्रों का जो व्यापार चलता है, धर्म का जो धर्मांधता चलती है, इस पर भी सरकारी जो कुछ नीति न्याय व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल भी जो है छू नहीं पाती हैं, बिल्कुल भी इनसे नैतिक कार्य करवाने में असफल होती हैं और इस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा भ्रम, बहुत ज़्यादा भ्रांतियां और बहुत ज़्यादा सामाजिक विघटन की गतिविधियां इनसे जुड़ी हुई हैं और ये बहुत बड़ा एक मुद्दा जो है इस समय में इस मंच के माध्यम से आपके सामने रखता हूं। और मैं पांचवी बुराई की बात करते हैं तो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। शिक्षा एक ऐसा पवित्र, जो कभी ऐसा मंच रहा है जहां से बहुत प्रतिभाएं निकली हैं और निकलती रही हैं, पर आज वर्तमान में शिक्षा का बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया और इस क्षेत्र में सरकार बिल्कुल भी जो है सफल नहीं रही। इन 75 सालों में अगर हम देखें तो इसमें निरंतर जो है पतन हो रहा है और शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है वो और बढ़ते जा रहा है। वर्तमान में तो सरकार की ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कोरोना महामारी ने भी अर्थव्यवस्था को लचर कर दिया है, तो जितने भी सरकारी उपक्रम हैं उनकी जो है बिक्री शुरू हो रही है, उनको निजी हाथों में दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये पूंजीवादी जो है, ये प्रजातंत्र जो है पूंजीवाद या पूंजी तंत्र पे निर्भर हो चुका है और ये स्थितियां स्पष्ट दिख रही हैं। तो ये एक बुराई जो है, इसमें बहुत ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि 1990 के बाद दुनिया में वैश्वीकरण की जो हवा चल गई है, इससे तो मैं समझता हूँ कि जो है हर चीज़ का व्यवसायीकरण हो रहा है और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा नकेल कसने की ज़रूरत है। बात हम करते हैं अगली समस्या की, वो है सट्टे का व्यापार। सट्टेबाजी हमारे भारत देश में कहीं वैध है, कहीं अवैध है, पर मैं समझता हूं कि 90% जो है वो अवैध स्थिति में चलती है और इससे बहुत बड़ा जो है जन समुदाय पीड़ित है और बहुत बड़ा जन समुदाय इससे पिछड़ा हुआ है। तो ये अपराध की ओर ये भी जो है प्रेरित करता है और इस वजह से जैसे शेयर मार्केट है और सट्टा बाजार है, लॉटरी सिस्टम है, तो इन पर जितने भी प्रयास हैं वो नाकाफ़ी हैं सरकार के और ये 75 सालों का जो प्रयास है बिल्कुल शून्य लगता है। बात हम अगली बुराई की करते हैं तो वो है प्रांत, भाषा, जाति और संप्रदाय की राजनीति। ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश में, क्योंकि आज जो प्रजातंत्र चलाने वाले निकाय हैं वो राजनीतिक दल हैं और इन राजनीतिक दलों का जो फंडा है वो
विभाजन करने का है। फूट डालो राज करो नीति जो अंग्रेजों की थी, वही कमोवेश जो है ये राजनेता करते हैं। वो चाहे प्रांतीय विभिन्नता की बात हो, भाषा की हो, जाति की हो, संप्रदाय की हो, ये इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, इससे केवल सामाजिक उन्माद और सामाजिक उत्पात मचता है और देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो है इससे प्रभावित है। और निस्संदेह इस तरफ जो है बड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अन्यथा ये स्थितियां जो हैं, मैं समझता हूं कि अभी हम एक और क्रांति की ओर जा रहे हैं। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100-200 साल राज करने के बाद एक बड़े क्रांतिकारी मोड़ को देखा और अंततोगत्वा उन्हें पीछे हटना पड़ा, तो ये स्थितियां ऐसे ही हो रही हैं। इनमें कोई रचनात्मक सुधार नहीं होता दिखाई पड़ रहा है और ये इसमें जो है सरकार पूरी तरह से असफल नजर आती है। बात हम अगली बुराई की करते हैं तो वो है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। भारत देश में जिस तरह से प्रकृति ने न केवल मनुष्य जाति के लिए बल्कि इस समष्टि की संपूर्ण प्राणियों के लिए जीवन दान दे रखा है, उनके जीवन के उपयोग के लिए तमाम चीजें दे रखी हैं, पर इनमें जो है हड़पने की नीति बढ़ गई है और इसकी वजह से जो है परस्पर एक दूसरे का हक जो है छीनने की प्रवृत्ति के कारण इसमें प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है वो कुछ एक गुंडागर्दी वाले लोग जो है करते हैं और शेष लोग जो है उससे तिरोहित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। और इस तरह से जो आज देश में स्थितियां बनी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति की हैं। वो चाहे हम देखेंगे कि इसमें चाहे जल जंगल और ज़मीन जैसी स्थितियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। भारत के जानवरों की बात करें तो कई जातियां लुप्त हो रही हैं। टाइगर, भालू, हाथी, घोड़े, गौरैया, गाय, गिद्धबाज, हंस जैसे जो देशी कुत्ते हैं वो तमाम हमको कहाँ दिख रहे हैं, अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब को मार काट करके जो है इन संसाधनों को उपयोग में ले रहा है। और यहाँ जो गुंडा राज चलता है उसमें सरकार बिल्कुल असफल है। मैं समझता हूँ कि ये 75 साल जो हैं, अगर हम जब ये देखते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है हमारे हृदय में। हम बात अगली बुराई की करते हैं तो वो है मिलावटी खाना, नकली खाद्य व्यवस्था। और इस नकली खाद्य व्यवस्था में एक चीज और मैं शामिल करूंगा। अभी बात करते हैं हम मूलभूत आवश्यकताओं की, अन्न, जलवायु, वस्त्र और आवास की, तो इसमें तो मिलावटें हो ही रही हैं। जितने व्यापार हैं वो कोई भी व्यापार बिना मिलावट के नहीं चल रहा। और जितने भी इसके लिए जो सक्षम संस्थाएं हैं, वो चाहे IFSC हों या जो भी और संस्थाएं हैं, वो सब इसमें जो है असफल नज़र आती हैं और खुले तौर पे जो है मिलावट जो है देश में चल रही है और मिलावटी पदार्थ चल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है एक जो वर्ग था जो प्रकृति से जुड़ा हुआ था और वो भी इस बाजार में संलिप्त हो चुका है और जिसे हम किसान के नाम से जानते हैं। अब वो भी ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में ऐसे ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं। मैंने कई गांव का सर्वे किया है और उसमें मैंने पाया कि जब बरसात का पहला पानी गिरा तो नदियों में, तालाबों में हजारों लाखों जो प्राणी हैं वो मर गए थे। उस पानी में जहर था। वहां जाके देखा तो उस पानी में जहर समझ में आया और वो जहर कहाँ से आया, वो हमारी भूमि से आया। भूमि में जिस ढंग से फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड लोग डाल रहे हैं उस तरह से वो जो है जहरीली हो रही है और इससे हमारी जो प्राकृतिक दशा है वो बिल्कुल विपरीत हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है जहाँ अभी मैं समझता हूं कि अगर 75 सालों में कुछ नहीं हुआ तो आने वाले 75 सालों में क्या होगा। पर मेरा ये एक फर्ज बनता है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहूँगा कि ये ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर फोकस किया जाना बहुत ज़रूरी है।
जिनमें आमूल-चूल परिवर्तन किया जाना ज़रूरी है। तब हम जाके बात करेंगे राम राज की, तब हम जाके बात करेंगे सर्वधर्म संप्रदाय की। और अब हम बात करते हैं अंतिम बिंदु की, 10वीं जो कमी हमको देखने को मिल रही है, वो है सीमाओं की। अभी हम बात करें चाहे बांग्लादेश की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे चीन की बात करते हैं, पर कहीं न कहीं ये अगल-बगल वाले जो राष्ट्र हैं, वो हमारी हज़ारों लाखों हेक्टेयर भूमि कब्जे में किए हैं। उसके लिए कोई प्रॉपर जो नीति है, वो सरकार अभी तक नहीं बना पाई 75 सालों में। अगर इसके लिए कोई प्रयास हुए हैं, तो उसमें संघर्ष हुए हैं, उसमें युद्ध की स्थितियाँ, युद्ध हुए हैं। तो ये ऐसी स्थितियाँ जो हैं ना बने, इसमें देश में जो है मानव जाति का जो है नुकसान भी ना हो, और अपने हक के लिए जो है कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाए, विश्व मंच पे ऐसी इस समस्या को खड़ा किया जाए ला करके, ताकि इसमें जो है हमारे देश की जो बहुत बड़ी संपत्ति है वो बचाई जा सके। इसके अलावा मैं बात करूं हमारे आंतरिक स्थिति की, तो भारतीय आंतरिक स्थिति में भी यही है कि जो जिन लोगों के यहाँ पूंजी है, जिन लोगों के यहाँ भूमि है, इस संपत्ति में भी कई लोगों की अवैध कब्जा हो रहे हैं, और इस अवैध कब्जा के चलते जो हैं देश में कई अपराध और अन्य चीज़ें जो हैं विकसित हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। तो इस पर भी एक अच्छी व्यवस्था की ज़रूरत है, और एक बहुत अच्छे प्रयासों की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ इसमें भी 75 साल कम पड़ गए हैं। देश की ये जो तमाम बातें हमने आपके सामने रखी, इसके बाद भी हम कहेंगे कि जो भी योजनाएं हमारे केंद्र से चलती हैं, वो सबका साथ सबका विकास जो एक काल्पनिक बात हम सुनते आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। धरातल पे हम आकर के देखेंगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता है। चारों तरफ केवल करप्शन दिख रहा है, और जिस तरह से भ्रष्टाचार इस धरती पे व्याप्त है, मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में देश के किसी भी रूप को, मैं समझता हूं चाहे वह सामरिक दृष्टि से कहा जाए, चाहे आर्थिक दृष्टि से कहा जाए, चाहे सामाजिक संगठन की दृष्टि से कहा जाए, शक्तिशाली बनाना एक देवा स्वप्न होगा। ये आज़ादी का महोत्सव, मैं समझता हूं कि अगर इन बुराइयों का अंत आपने कर दिखाया, तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है सफल हो सकेगा। जय हिंद, जय भारत। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम। आज के इस पावन मौके पर मैं सभी देशवासियों से यही अनुरोध करूंगा कि पग पग पर जो भ्रष्टाचार रूपी घुन जो देश को खा रहा है, अगर हम साथ मिलकर के इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम एक सुनहरे भविष्य की तरफ बढ़ेंगे, और हम एक स्वर्णिम भारत के निर्माण की कल्पना को साकार रूप प्रदान करेंगे। यही हमारी आप सभी से गुजारिश है, निवेदन है, वंदन है। और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, हम उसको सफल बनाएंगे, उसको हम एक
बहुत ही सुखद परिणाम की ओर ले जाएँगे और इस तरह से हमारा देश पूरी दुनिया में उन ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा, जिसके लिए भारत देश का नाम पूरी दुनिया में होता रहा है, जिसके लिए भारत देश को जाना जाता रहा है, जिसके लिए हमारे इस भारत देश की गरिमा और गौरव जो है, गाथा रूप में आज तक जो है वेद पुराणों से हम सुनते आ रहे हैं, हम वही एक स्वर्णिम युग का जो है सूत्रपात कर सकेंगे, सूत्रपात कर सकेंगे, सूत्रपात कर सकेंगे। जय हिंद।